हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में एक बार फिर से हम एक नए प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि है एस या जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेस स्केल। इसका निर्माण किया गया है डॉक्टर एम सिंह के द्वारा और यह प्रैक्टिकल प्रकाशित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंधेरी ईस्ट मुंबई। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल का यूज़ केवल मनोविज्ञान के छात्रों को इस प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्रदान करना है। अगर आप इस प्रैक्टिकल को अपने काउंसलिंग सेंटर में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस एड्रेस पर कांटेक्ट करके ये प्रैक्टिकल मंगवा सकते हैं। इस प्रैक्टिकल के द्वारा हम परीक्षार्थी के प्रतिबल का मापन करेंगे या देखेंगे कि जो उसमें प्रतिबल की मात्रा है वह कितनी है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जिनको आप फिल कर देंगे, जैसे आपका नाम, आपका व्यवसाय, अगर व्यवसाय करते हैं तो, फिर वैवाहिक स्थिति, अविवाहित है या विवाहित है या पुनर्विवाहित है या विधवा है, विधुर है, तलाकशुदा है, जो भी है आप वो वहाँ पर आप टिक कर देंगे। उसके ऊपर आप जेंडर में मेल फीमेल टिक कर सकते हैं और आयु में आप अपना एज डाल देंगे। इसके साथ साथ परिवार का प्रकार, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त पर टिक करेंगे, एकांकी में तो एकांकी पर। फिर पारिवारिक वातावरण, जैसे जो आपके परिवार का वातावरण है वो कैसा रहता है, शांत रहता है तो आप शांत के सामने अशांत, तो अशांत के सामने टिक करेंगे। और सहयोगात्मक रहता है, यानी जो आपकी फैमिली मेम्बर है वो सब बड़े कोऑपरेटिव टाइप के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो आप सहयोगात्मक पर टिक करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट असहयोगात्मक है, मतलब वहाँ पर कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप असहयोगात्मक पर टिक करेंगे। अगर फैमिली इन्वायरमेंट स्नेहपूर्ण है, आत्मीयता है लोगों में, तो आप स्नेहपूर्ण पर टिक करेंगे। और अगर आपका फैमिली इन्वायरमेंट एकदम तनाव मुक्त है तो आप तनाव मुक्त पर टिक करेंगे। आपको लगता है कि एक से अधिक क्वालिटीज़ आपकी फैमिली से मैच करती है तो आप उन पर भी टिक कर सकते हैं। जैसे आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट है वह शांत भी है, स्नेहपूर्ण भी है, सहयोगात्मक भी है, तो आप तीनों पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि कार्यस्थल का वातावरण, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपके उस ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वह कैसा है, शांत है, अशांत है, सहयोगात्मक है, असहयोगात्मक है, तनाव रहित है, तनावपूर्ण है, सुरक्षित है या फिर असुरक्षित है। जो भी आपके अकॉर्डिंग सही हो उस पर आप टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या कोई शारीरिक बीमारी है। यहाँ पर अगर आपको शारीरिक बीमारी है तो आप हाँ पर टिक करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं पर टिक करेंगे। और यदि शारीरिक बीमारी है तो उस शारीरिक बीमारी के बारे में भी आपको बताना है। और अगर आप यदि विवाहित हैं तो आपका विवाहित जीवन कैसा चल रहा है, सुखद है या तनावपूर्ण है, उसको भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश के आधार पर ही आपको आगे के क्वेश्चनर में अपना रिस्पॉन्स करना है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो आगे अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एकांश मिलेंगे, उसमें जो परिस्थितियाँ हैं वह हमेशा आपके साथ होती हैं तो आप हमेशा पर टिक करेंगे, कभी कभी होती है तो आप कभी कभी पर, और अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ कभी नहीं होती है तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जब आगे आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। फिर यहाँ पर जो आपका स्कोर आएगा वो स्कोर लिख दिया जाएगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद जब आप मैनुअल देखेंगे, मैनुअल में यह देखने पर कि जो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है, उस स्ट्रेस लेवल को भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिए गए हैं और उस कथन के सामने 3 ऑप्शन है, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सही लगे आप उस पर टिक करेंगे। जैसे मेरी हथेलियाँ पसीने से गीली रहती हैं, तो अगर आपकी हथेलियों में हमेशा पसीना रहता है तो आप हमेशा पर टिक करेंगे। अगर आपकी हथेलियों में कभी कभी पसीना आ जाता है तो आप कभी कभी पर टिक करेंगे। और अगर आपकी हथेलियों में कभी भी पसीना नहीं आता तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ 5वें एकांश को लूँगा
पाँचवें कथन को लूँगा, क्योंकि अगर कंप्लीट क्वेश्चंस, कंप्लीट एकांश को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मुझे आशा है कि आप सभी समझ चुके होंगे कि इनको रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो अब हम पाँचवा कथन देखते हैं कि मुझे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए काम खोजना पड़ता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको हमेशा काम खोजना पड़ता है जिससे आप खुद को बिजी रख सके? तो हमेशा अगर होता है तो आप हमेशा पर टिक करेंगे, और अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि आपको काम खोजना पड़े खुद को व्यस्त रखने के लिए, अदरवाइज़ आपके पास काफ़ी काम होता है व्यस्त रहने के लिए, तो आप कभी कभी पर टिक करेंगे। और आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है, आपके पास हमेशा पर्याप्त काम होते हैं और आप हमेशा बिजी रहते हैं, तो आप कहाँ पर टिक करेंगे? कभी नहीं पर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कुछ परिस्थितियों में आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो जाता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप कुछ परिस्थितियों में आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जैसे आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अगर आप हमेशा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई भी आपके पास न्यूज़ आई, अगर गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, तो आप उस न्यूज़ को सुनकर हमेशा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर खुशी की बात है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, दुखी की बात है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो हमेशा आपके साथ ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आप हमेशा पर टिक करेंगे। अगर आपके साथ कभी कभी ऐसा हो गया, जब बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए तो ऐसा हो जाता है, तो आप कभी कभी पर टिक करेंगे। और आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुझे बेचैनी होती है और मैं एक स्थान पर बैठने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। क्या आपके साथ ऐसी सिचुएशंस है कि आप एक जगह पर बैठते हैं तो आपको बेचैनी होने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, और ये चीज़ आपके साथ हमेशा होती है, तो आप हमेशा पर टिक करेंगे। अगर ये चीज़ आपके साथ कभी कभी हो जाती है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि जब आपको बेचैनी हो रही है और आप एक जगह पर सही से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तो आप कभी कभी पर टिक करेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मुझे पाचन शक्ति संबंधी समस्या हो गई है। क्या आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई है और ये प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ रहती है कि हमेशा आपका डाइजेशन जो है वो ख़राब रहता है? तो आप हमेशा पर टिक करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका डाइजेशन ख़राब हो जाए, तो आप कभी कभी पर, और आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी प्रकार की देरी हो जाने पर मैं अपना धैर्य खोने लगता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है, मान लीजिए आपको पार्टी में जाना है और फ्रेंड्स की पार्टी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लेट हो जाने पर आप अपना धैर्य खोने लगते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ और हमेशा होता है तो आप हमेशा पर टिक करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें पहुंचना ज़रूरी है और आप नहीं पहुंच पाते हैं या लेट होता है, तो आप धैर्य खो देते हैं, तो आप कभी कभी पर। और आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है, आपके साथ अगर कई बार लेट भी हो जाता है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अपने क्रोध का नियंत्रण करना मेरे लिए मुश्किल होता है। जैसे आपको अगर ऐसा लगता है कि जब आप क्रोधित होते हैं तो उस समय आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाता है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और हमेशा आपके साथ यह होता है, जब भी आप क्रोधित होते हैं तो हमेशा आपके साथ ये सिचुएशन होती है, तो आप हमेशा पर टिक करेंगे। कभी कभार ऐसा हो गया कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, तो आप कभी कभी पर टिक करेंगे। और अगर आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, आप अपने क्रोध को कंट्रोल करना जानते हैं, तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मुझे बिना अधिक काम करने पर भी शारीरिक थकान का अनुभव होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई काम नहीं किया और फिर भी आपको लगता है कि हाँ, मैंने तो कितना काम कर लिया है और मेरी बॉडी पेन हो रहा है और मुझे थकान महसूस हो रहा है? तो अगर आपको ऐसा हमेशा लगता है तो आप हमेशा पर, कभी कभी अगर ऐसा लग गया तो आप कभी कभी पर, और अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कोई भी काम करने में अनेक बाधाएं आती हैं। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो क्या उसमें हमेशा अनेक बाधाएं आ जाती हैं? अगर हाँ, तो आप हमेशा पर टिक करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाए कि कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो आप
कभी कभी पर टिक करेंगे। और आपके साथ ऐसा नहीं होता है, आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप उस काम को कंप्लीट कर ले जाते हैं, उसमें कोई भी बाधाएं नहीं उत्पन्न होती हैं, तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। ये तो हो गया आपका रिस्पॉन्स। अब हम देखेंगे कि इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप सभी ईमानदारी के साथ स्कोरिंग करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमेशा पर टिक किया है, जिन लोगों ने हमेशा पर टिक किया है, वह बॉक्स के आगे 2 नंबर देंगे। जिन लोगों ने कभी कभी पर टिक किया है वह 1 नंबर देंगे, और जिन लोगों ने कभी नहीं पर टिक किया है वह 0 नंबर देंगे या 0 लिखेंगे। जैसे अगर आपने पहले एकांश का जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा पर टिक किया है कि हमेशा आपके हाथ में पसीना होता रहता है, आपका हाथ पसीने से गीला रहता है, तो आप वहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटी छोटी बातें भी मुझे बेचैन कर देती हैं, और आपने इस पर कभी नहीं पर टिक किया है, तो आप 0 लिख देंगे उसके आगे। फिर अगर आपने 5वें क्वेश्चन है मान लीजिए, और 5वें क्वेश्चन में आपने कभी कभी पर टिक किया है, तो आप वहाँ पर 1 लिख देंगे। कंप्लीट 40 आइटम्स में स्कोरिंग करने के बाद आप टोटल को ऐड कर लेंगे। जो भी 2 और 1 आपका रिस्पॉन्स आया उन सभी को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आप अपने क्वेश्चनायर के जो आपका फ्रंट पेज है उस पर लिख देंगे। यहाँ पर जो आपका स्कोर आया है यहाँ पर आप लिख देंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि मैनुअल में जाकर यह देखेंगे कि जो आपका स्कोर आया उसके आधार पर आपका जो स्ट्रेस लेवल है वह कितना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैनुअल में जो स्कोर्स आए हैं उनका 2 तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया है, व्याख्या की गई है उनकी। जैसे अगर मेल है, अगर कोई लड़का है और उसका स्कोर 57 के ऊपर आता है, तो उसको माना जाएगा कि उसके अंदर जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस का जो स्टेट है वह सीवियर है। यानी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो प्रतिबल की मात्रा है वह बहुत ही अधिक है। और अगर एक फीमेल है, एक लड़की है, और उसका स्कोर 59 के जब ऊपर जाएगा, तो हम मानेंगे कि उसके अंदर जो प्रतिबल का स्तर है, जो तनाव का स्तर है, स्ट्रेस का स्तर है, वह अत्यधिक है। फिर अगर स्कोर लड़के का स्कोर 47 से 56 और लड़की का स्कोर 49 से 58 के बीच में आता है, तो हम कहेंगे कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वह हाई स्टेट का है, यानी उच्च स्तर का प्रतिबल या तनाव उनके अंदर पाया जाता है। फिर अगर लड़के का स्कोर 37 से 46 और लड़की का स्कोर 39 से 48 के बीच में आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि उनका जो तनाव का स्तर है वह सामान्य है, स्ट्रेस का जो लेवल है वह मॉडरेट या एवरेज लेवल का है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। और अगर लड़के का स्कोर 27 से 36 के बीच में, लड़की का स्कोर 29 से 38 के बीच में आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि उनमें जो स्ट्रेस का लेवल है वह सामान्य से कम है, लो स्टेट स्ट्रेस लेवल है उनका। और लास्ट में अगर लड़के का स्कोर 26 से नीचे और लड़की का स्कोर 28 से नीचे आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है जो स्ट्रेस का लेवल है वह बहुत ही कम है, अत्यधिक कम है। तो अब इस आधार पर हम स्कोर की व्याख्या करेंगे, जो भी हमारा स्कोर आया है उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल फाइल पर कि प्रैक्टिकल फाइल में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो स्कोरिंग हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल लिखना। सबसे पहले आप लिखेंगे परीक्षण संख्या। परीक्षण संख्या आपका ये दूसरा प्रैक्टिकल है, तो 2 लिख देंगे। फिर उससे पहले एक जानकारी और कि अगर आपने अब तक पहला प्रैक्टिकल ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें जो एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल है वो BA सेकेंड ईयर के लिए है, और ये आज का प्रैक्टिकल स्ट्रेस का प्रैक्टिकल भी BA सेकेंड ईयर के लिए है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप प्रैक्टिकल का नाम लिख लेंगे। जैसे यह प्रैक्टिकल है तनाव मापनी, तो आप लिख लेंगे तनाव मापनी या स्ट्रेस स्केल। उसके बाद आप स्ट्रेस के बारे में
या तनाव के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि तनाव होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर मैंने ब्रीफ में इसको समझाने की कोशिश किया है कि आप छोटे में ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखना है प्रैक्टिकल कॉपी में, कोई थ्योरी का कॉपी अब तो बना नहीं रहे हैं कि थ्योरी के नोट्स बना रहे हैं। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर इसको बनाया है। जैसे सबसे पहले देखें कि तनाव का या प्रतिबल का, तनाव या प्रतिबल दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि तनाव या प्रतिबल आधुनिक समाज की एक बड़ी समस्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल एक छोटा सा बच्चा तो भी कहता है अरे यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आपस में अगर फ्रेंड्स वो बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि अरे मुझे तो बड़ा स्ट्रेस है या मुझे तो बड़ा टेंशन है। तनाव एक बहुत ही आम और बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। आम इसलिए है क्योंकि सब में पाई जा रही है, और समस्या खतरनाक है इसलिए बड़ी समस्या है। आधुनिक शोध से यह भी पता चला है कि जो 75% रोग होते हैं, वो चाहे कोई भी रोग हो, उनके पीछे जो मेन रीज़न होता है, जो मेन कॉज होता है, वह स्ट्रेस ही होता है। और जहाँ तक बात करें एंग्जाइटी की, जो आपने लास्ट प्रैक्टिकल में पढ़ा, तो एंग्जाइटी भी कहीं ना कहीं तनाव की वजह से ही उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हृदय रोग एवं कैंसर जैसे जानलेवा रोग में भी तनाव की भूमिका काफ़ी देखी जाती है। और मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर तनाव को 2 टाइप से परिभाषित करने की कोशिश किया है। एक में तो इन्होंने तनाव को उद्दीपक के रूप में परिभाषित किया है, और दूसरे में तनाव को एक अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्दीपक के रूप में तनाव के बारे में। तो यहाँ पर देखें, पहला पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को उद्दीपक कारकों के रूप में समझने की कोशिश की है, और कहा है कि कोई भी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति को असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करती है, तनाव कहलाती है। जैसा कि अगर आपको उद्दीपक की परिभाषा याद होगी अब तक, जो मैंने बताया था आप सभी को, तो आपको पता होगा कि उद्दीपक का मतलब वातावरण में कोई ऐसी वस्तु या कोई घटना या कोई व्यक्ति, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है या आकर्षित कर सकती है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। तो जब कोई ऐसी घटना घटती है या कोई ऐसा वस्तु हमारे सामने आ जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है जो हमें असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर देता है, तो उसे हम तनाव कहते हैं। जैसे भूकंप हो जाए, आग लग जाना, नौकरी छूट जाना, या कोई बिजनेस है वो ख़त्म हो जाना। तो ये सब क्या है, या आप रास्ते से जा रहे हैं और एक कोई ख़तरनाक सा जानवर आपके सामने आ जाए, तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे कारण हैं या ऐसे उद्दीपक हैं जो आपको असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जैसे अगर आपकी जॉब चली जाए तो क्या होगा, आप टेंशन में आ जाएंगे, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे। तो एक सामान्य अनुक्रिया तो है नहीं, यह एक असाधारण अनुक्रिया है, जो कि एबनॉर्मल, जिसे कह सकते हैं कि यह एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो इस तरीके से तनाव यहाँ पर उद्दीपक के रूप में देखा गया। आगे हम देखते हैं तनाव को रिस्पॉन्स के रूप में। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक अनुक्रियाओं पर बल डाला गया है। जैसे जब कोई व्यक्ति है और उसके अंदर चिंता या क्रोध या एग्रेशन, आक्रामकता आदि एवं दैहिक अनुक्रिया, जैसे पेट की गड़बड़ी, नींद ना आना, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो जाना, ब्लड के प्रेशर बढ़ जाना, तो उससे क्या होता है, अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि अरे लगता है इसके अंदर स्ट्रेस बढ़ गया है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक तरीके से अनुक्रिया के रूप में तनाव प्रदर्शित हो रहा है। पहले क्या था, उद्दीपक के रूप में था, जो व्यक्ति को ऐसी अनुक्रियाएं करने के लिए बाध्य करता था। यहाँ पर क्या है, अनुक्रिया के ही रूप में तनाव को इन्होंने परिभाषित किया है कि अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि यह किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रेस, उसके अंदर स्ट्रेस आ गया है या उसने स्ट्रेस ले लिया है, इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं
कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, उसके पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? तनाव की वजह से। तो इतना आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। उसके बाद अब आप आ जाएंगे परीक्षण संचालन पे या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि परीक्षण संचालन में सबसे पहले हम प्रयोज्य के बारे में परिचय देते हैं। तो आप लिख देंगे वहाँ पर कि प्रयोज्य से संबंधित सभी सूचनाएं परीक्षण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित हैं। जो आपका क्वेश्चनर है उसके फ्रंट पेज पे ही प्रयोज्य का डिटेल दिया गया है या परीक्षार्थी का डिटेल दिया गया है जो इस क्वेश्चनर को फिल कर रहा है। फिर उसके बाद परीक्षण सामग्री। तो परीक्षण सामग्री में हमने डॉक्टर एम सिंह के द्वारा बनाया गया तनाव मापनी का उपयोग किया और इसके साथ साथ पेपर पेंसिल का यूज हुआ। तो इसको लिख देंगे आप। फिर आरंभिक अवस्था यहाँ से आप सेम लिख देंगे। फिर उसके बाद आप निर्देश लिखेंगे। यहाँ पर आप या तो पूरा निर्देश खुद से लिख देंगे या फिर यहाँ पर लिख देंगे कि प्रयोज्य को परीक्षण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्देशानुसार निर्देश दिए गए। जो प्रश्नावली के फ्रंट पेज पर निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसी के आधार पर प्रयोज्य को या परीक्षार्थी को निर्देश दिए गए। देन जो पूरा प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे उसने पूरा क्वेश्चनर को फिल किया, उस चीज़ को यहाँ पर लिख देना है कि परीक्षार्थी ने या प्रयोज्य ने दिए गए निर्देशों के अनुसार परीक्षण पुस्तिका में अंकित प्रश्नों को या एकांशों को एक एक करके पढ़ा और अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कभी कभी या कभी नहीं में से एक को चुनकर उसने रिस्पॉन्स किया और उसके बाद प्रयोज्य से परीक्षण पुस्तिका ले ली गई और मैनुअल के आधार पर उसका स्कोरिंग किया गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप रिजल्ट या परिणाम, और जो आपका स्कोर आया, जो आपने स्कोरिंग किया था और आपका जो स्कोर आया था वो वहाँ पर लिखेंगे और स्कोर के अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रेस लेवल आया वो भी वहाँ पर आप लिख देंगे कि अत्यधिक तनाव या सामान्य स्तर का या बहुत ही कम तनाव, जो भी आपका स्कोर है उसको भी वहाँ पर लिख देंगे। अब हम बात करते हैं विवेचना की या इंटरप्रिटेशन की। तो विवेचना यहाँ पर 3 तरीके से लिखी जाएगी क्योंकि जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। एक तो अधिक, दूसरा सामान्य स्तर का और तीसरा कम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिक स्तर के बारे में कि अगर तनाव का जो स्तर है वो बहुत अधिक आया है तो उसमें आप क्या लिखेंगे। तो उसमें आप लिखेंगे कि प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि जो परीक्षार्थी है उसके तनाव का स्तर बहुत ही अधिक है और इससे हम यह कह सकते हैं कि तनाव के कारण उसका दैनिक जीवन प्रभावित होता है और उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और वह किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं हो सकता है या एकाग्र नहीं हो है। इसके साथ साथ भविष्य में उसको अन्य खतरनाक बीमारियां होने की भी संभावना बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ आप कुछ अन्य पॉइंट भी जो आपको समझ में आ रहे हैं कि लिखने चाहिए वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि विवेचना आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। फिर अगर सामान्य स्तर का तनाव है तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि प्रयोज्य में सामान्य स्तर का तनाव पाया जाता है, अर्थात यह तनाव उसे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है और उसका स्वास्थ्य उत्तम है और वह किसी भी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है और विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने आप को संभाल ले जाता है या विपरीत परिस्थितियों में भी वह सामान्य व्यवहार करता है। इसी प्रकार आप तीसरा भी लिखेंगे, तीसरी विवेचना भी, कि अगर किसी का स्कोर बहुत ही लो आता है कि वो तनाव लेता ही नहीं है तो ये भी एक प्रकार की समस्या है क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जिन पे हमें तनाव लेना चाहिए या जिनके कारण हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होना चाहिए। जैसे आपका एग्ज़ाम आ जाए और आप तनाव ले ही नहीं रहे हैं, आप स्ट्रेस हो ही नहीं रहा है
कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये एक प्रकार का समस्यागत स्थिति है जो कि आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इससे मिलते जुलते कुछ पॉइंट आप बनाकर इसको भी आप विवेचना के रूप में लिख देंगे। तो इस प्रकार यह प्रैक्टिकल यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।